Hello everyone, today it's 29th of May and in class we are meeting after a very long time. Since you guys have attempted your Monday test recently, I'm not at all satisfied with your performance. So पहले एक बार पेपर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया था मैंने, यू हैव टू राइट ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, ऊपर आपके पेपर में क्लियरली मेंशन था, फिर भी 3 बच्चों ने हमारी क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं उसमें. हाउ टैलेंटेड यू गाइज आर. कहाँ से ढूंढ के लाए वो वर्ड्स आप जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिए जब उसमें ट्रू फॉल्स लिखना था आपको. तो पहले उन स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर एग्जाम पेपर वाज द डिफरेंट लेवल्स इन फेडरलिज्म, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म गवर्न द सेम सिटीजन्स. जितने भी लेवल है फेडरल गवर्नमेंट में, यूजुअली 2 होते हैं बट देयर कैन बी मोर देन 2 लेवल्स एज इन केस ऑफ इंडिया. तो क्या वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, या सब लेवल्स के अपने सिटीजन्स होते हैं कि इन सिटीजन्स को सेंट्रल लेवल देखेगा, इनको स्टेट लेवल और इनको लोकल लेवल? नहीं, सबको सबके कॉमन सिटीजन्स होते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ट्रू कि सारे लेवल्स उन्हीं सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं. बट लेवल्स आर डिवाइडेड व्हाई? बिकॉज the country is very vast in terms of population, in terms of area. So to better administer the citizens or to give them real power of participating in the government, we have divided the levels. But इसका मतलब ये नहीं है कि हमने citizens को भी divide कर दिया. Citizens are same. So first statement is true. Second statement was the powers of different levels of government are clearly specified in the constitution. कि जो भी पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होगी और लोकल के पास क्या होगी, ये क्लियरली हमने स्पेसिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो किया है या नहीं किया है? वी हैव एक्चुअली डिस्कस दैट वी हैव मेड 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट हैव those subjects and those topics on which union government has to make laws. State list has those topics on which state government has to make laws, and concurrent list has those topics on which union government as well as state government both can make laws. But if the conflict occurs or if the conflict happens between the 2 laws made by union and central, union and state government, तो concurrent list पे किसका law prevail करेगा? union government का. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होती हैं? जब डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज, डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर यूनिट फॉर इंक्रीजिंग देयर सिक्योरिटी. दैट वाज कमिंग टुगेदर. ओके, बट इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर. वी हैव एक्चुअली डिवाइडेड आवर एरिया इनटू सब यूनिट्स. हम एक साथ नहीं आए. ऐसा नहीं था कि पहले महाराष्ट्र अलग था, तमिलनाडु अलग था, लक्षद्वीप अलग था और हम मिलके एक हो गए. इट वाज नॉट दिस केस. दैट वाज कमिंग टुगेदर. अगर ऐसा होता तो हम कमिंग टुगेदर बोलते. ठीक है, लेकिन अब इंडिया के केस में क्या था? वी आर अ बिगर यूनिट, और बिगर यूनिट को एडमिनिस्टर करने के लिए हमने सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया. तो इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स थी. मैंने आपको थर्ड स्टेटमेंट दी थी, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. सो इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर. सो थर्ड स्टेटमेंट वॉज फॉल्स. फर्स्ट वॉज ट्रू, सेकेंड ट्रू, third false. Fourth statement. What was the fourth statement? The powers or the rules which can be made on residuary list, residuary topics rest with the central government. मैंने आपको बताया था there were 4 lists. यूनियन लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट थी और लास्ट टॉपिक क्या था? रेजिड्यूरी पावर. सो नाउ यू टेल मी कि यूनियन लिस्ट में कौन से टॉपिक डाले थे हमने जिन पे हमें पूरी कंट्री में एक कॉमन लॉ चाहिए, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे. एग्जाम्पल बैंकिंग, करेंसी, डिफेंस एटसेट्रा. तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे हमें एक यूनिफॉर्म लॉ चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, वी मेड देम इनटू यूनियन लिस्ट. इस पे सिर्फ केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी. स्टेट लिस्ट में हमने वो टॉपिक डाले जिनमें स्टेट के हिसाब से लॉ बनने चाहिए, जैसे कि इरिगेशन.
आपके स्टेट में कितनी रिवर्स पास होती हैं, उनके एग्रीकल्चर को कितना पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए, ये स्टेट के पर्टिकुलर नीड्स एंड डिमांड्स पे डिपेंड करता है। तो ये सब टॉपिक्स जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी हमने डाल दिए स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट में उस पर डाल दिए जिन पे एक कॉमन लॉ भी होना चाहिए और सिटी और स्टेट के नीड के हिसाब से भी लॉ होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था एजुकेशन, एजुकेशन का एक कॉमन बैकग्राउंड भी होना चाहिए थ्रू आउट द होल कंट्री। फॉर दैट इज मेड CBSE, NCERT, they prepare the guidelines that are applicable for whole of the country. They are not making laws for any single state or any single district. तो वो सबके लिए, लेकिन आपकी एजुकेशन के लिए आपका स्टेट बोर्ड भी है। वो इसलिए कि अगर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है, लोकल नीड है, वहाँ के बच्चों को कुछ स्पेशल चाहिए जो CBSE से हटके है, तो उसके लिए लॉज बनाने की जिम्मेदारी स्टेट के पास, और जो कॉमन चाहिए उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल के पास। तो उन टॉपिक्स पे जिन पे दोनों लॉज बनाएंगे वो किस में आ गए, कॉन्करेंट में। अगर दोनों में विवाद हुआ तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन का बनाया हुआ। रेज्यूटरी पावर्स क्या थी कि जब हम ये 3 लिस्ट बना चुके थे, एक्चुअली हम टॉपिक्स फिल्ड कर चुके थे, उसके बाद कुछ टॉपिक्स जो न्यू इमर्ज हुए सच एज कम्युनिकेशन, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये लॉज हमने डाल दिए रेज्यूटरी में जो बाद में बची। अब इन पे लॉज बनाने की जिम्मेदारी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यही आपकी 4th स्टेटमेंट थी, द पावर टू मेक लॉज ऑन रेज्यूटरी टॉपिक्स रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस स्टेटमेंट वाज ट्रू। रेज्यूटरी सब्जेक्ट्स पे केंद्रीय सरकार ही कानून बनाएगी। आप लोगों ने फॉल्स क्यों मार्क किया मुझे नहीं पता। यहाँ से मैं आपको 4 स्टेटमेंट्स और डिस्कस कर देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। पहली स्टेटमेंट देखो, यूनियन लिस्ट हैज टॉपिक्स ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट विल मेक लॉज। फॉल्स, because union list has topics that the central government will make laws. Second statement, concurrent list topics are made by state government. No, concurrent list topics or subjects are actually governed by both union list and state list, but if the conflict occurs between both of them, the importance will be given to union law. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही तो हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया है डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करके। आप इन्हीं स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे चलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, MCQ। तो उसमें फर्स्ट पार्ट था आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया की। फर्स्ट ऑप्शन आई हैव गिवन यू हिंदी, सेकंड इंग्लिश, C बोथ A and B एंड D नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों ने सही किया है, 1-2 बच्चों ने हिंदी कर दिया इसका आंसर। मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 तक ही डिक्लेयर किया गया था। ये कहा गया था जब हमारा संविधान बना कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आई एम मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी टिल 1965। बट जब 1965 आया तो देश की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जो साउथ वाला पार्ट है हमारा, वो भी ये डिमांड कर रहा था दैट वी डोंट नो हिंदी। तो अब हम लोग साथ में कॉमन बात किस लैंग्वेज से करेंगे। आपको तमिल नहीं आती, मलयालम नहीं आती, उर्दू नहीं आती, हम लोगों को हिंदी नहीं आती, देन हाउ वी विल टॉक। सो अ कॉमन लैंग्वेज वाज डिसाइडेड इंग्लिश। तो 1965 में इसको रोका नहीं गया, उसके बाद भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। So we have 2 official languages, Hindi and English. So answer to this question was both A and B. Second MCQ था आपका कि कितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकती थी कि जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया की दैट आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका आंसर होता है 8th शेड्यूल। बट कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है तो मैंने आपको बताया था हिंदी प्लस 21, इसका मतलब 22 हो गई। अब 1-2 बच्चों ने 21 कर दिया, महान लोगों ने बोर्ड से देख के। डोंट डू द मिस्टेक, वीडियो को ध्यान से देखा करो। आई हैव मेंशन हिंदी प्लस 21, दैट मीन्स देयर आर 22 लैंग्वेजेस। सो उसका आंसर क्या था 22। फेडरलिज्म के फीचर्स आपने सबने सही लिखे, वेरी गुड, दैट क्वेश्चन वाज वेल अटेम्प्टेड बाय यू गाइस।
सेकंड क्वेश्चन जो था वो सबने सही नहीं लिखा, कुछ बच्चों ने इंटरनेट से कॉपी किया, जो कि पता चल जाता है क्योंकि जो मैंने आपको आंसर नहीं दिया, जब वो नहीं लिख रहे हो, कुछ और ही टिपिकल लैंग्वेज का लिख रहे हो, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज, जो इजी सा याद नहीं वो इतना डिफिकल्ट याद हो गया आपको। सो वी गेट टू नो दैट यू आर चीटिंग, हमें पता चल जाता है, डोंट डू दैट। यूनिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिटरी या फिर फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस बताना था। तो यूनिटरी मतलब केंद्रीय सरकार ही सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगी, सब डिविजन्स मेनली नहीं है, सब यूनिट्स नहीं है, और अगर कहीं सब यूनिट्स हैं तो भी मेन पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और वो उन सब यूनिट्स को निर्देश दे सकती है टू डू एनी वर्क। दे कैन एक्चुअली इंस्ट्रक्ट द सब यूनिट्स और द लोअर लेवल्स टू डू एनी वर्क, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में पावर विल बी शेयर्ड बिटवीन वन सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिफरेंट सब यूनिट्स, उनमें पावर शेयर होगी, और शेयर भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होगी। ऐसा नहीं है कि कभी भी उनसे वापस ले सकते हो आप, उनका सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है, वो फिक्स्ड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है लोकल गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, दैट यू हैव टू डू दिस वर्क। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है लोअर लेवल्स को टू डू सर्टेन वर्क। क्लियर? पेपर डिस्कस हो गया? एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन टेक्स्ट मी आफ्टर द क्लास। नाउ टुडे we will be discussing this one topic, very important topic, decentralization in India। आपके फेडरलिज्म चैप्टर का ही पार्ट है ये, बट मैंने इसको अलग से इसलिए लिया है क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए इस टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने बच्चे अब वीडियो बंद कर देंगे, यू हैव टू रिवाइज दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लोगे तो याद रहेगा। एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ आपको। बचपन में 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा SHO की फुल फॉर्म क्या थी, सिविक्स की बुक में पढ़ा था। हिस्ट्री में पढ़ा होगा देयर वर 2 टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म, निर्वाण एंड महायान बुद्धिज्म। डिफरेंस पता है? आज भी याद है? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि रटा था सब कुछ, लर्न कर लिया, लिख लिया, मार्क्स लिया। लेकिन मैथ्स में समझा था कि 2 + 4 6 होंगे, तो क्या भूल गए? नहीं भूले, आज भी याद है कि 2 + 4 6 है। सो इससे ये पता चलता है कि आपको चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट सोचना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा हमने क्यों किया। पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली अबाउट रीजंस, सब कुछ रीजन है, हर चीज़ के पीछे एक कारण है, एक लॉजिक है। तो आप वो समझो, चीज़ों को रटो मत। इफ़ यू विल ग्रास्प द थिंग्स दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ योर माइंड वेरी इजीली, बट अगर आप समझ लोगे तो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग। आई एम गिविंग यू 5 seconds टाइम, जस्ट टेक अ लुक एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक कॉमन सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। कहीं पे भी फेडरलिज्म की क्या जरूरत थी? रीजन वाज कि कंट्री का एरिया ज़्यादा था, या तो कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और एक लेवल गवर्नमेंट का उनको गवर्न नहीं कर सकता था। तो इसलिए क्या किया था? फेडरलिज्म लाए थे। फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल अथॉरिटी और सब यूनिट्स के बीच में पावर डिवाइड कर दी। तो उससे भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की क्या ज़रूरत है? 2 लेवल्स काफ़ी थे। कुछ स्टेट्स इंडिया के इतने ज़्यादा बड़े हैं, इंडिया इज़ अ रियली वास्ट कंट्री। यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से भी ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट कंट्री है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे एक स्टेट की है। महाराष्ट्र का जो एरिया है दैट इज नियर अबाउट जर्मनी, नियर अबाउट पॉपुलेशन एज जर्मनी। तो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिपेंडेंट कंट्री के इक्वल हैं, और इनके अंदर अलग अलग तरीके के लोग हैं।
अलग अलग कल्चर के लोग हैं, लैंग्वेजेस के लोग हैं, सब जगह डिफरेंट नहीं होते। जैसे हमने हरियाणा में भी डिस्कस किया था, कहीं जाट कम्युनिटी है, कहीं अहीर कम्युनिटी है, कहीं एससी है, कहीं एसटी है। ओके, सो देयर आर मेनी कम्युनिटीज इन वन स्टेट आल्सो। तो इनको फिर एक लेवल कैसे गवर्न कर सकता है? इनको गवर्न करने के लिए एक लोकल लैंग्वेज भी, लोकल लेवल भी होना चाहिए जो कि इनकी लोकल नीड्स को देख सके। तो इसलिए रोल आता है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सब कुछ बीच में ले आओ, सेंट्रल अथॉरिटी को दे दो सारे पावर्स। When we are giving all the powers or all the authority to one common strong center, उसे बोला था हमने सेंट्रलाइजेशन। जब सेंटर से ये पावर हम दूर ले गए, सेंटर को दे रहे थे सारी पावर्स, तब तक क्या था? सेंट्रलाइजेशन। जब सेंटर से ले ली पावर्स हमने वापस दूर कर दी, तो वो क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। समझे? When power is taken away from central and state governments, जब बड़ा लेवल जो है, मेन लेवल जो है, उससे कुछ पावर्स हम ले लेते हैं और लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, that is known as decentralization. When we take away some powers from the central government or the state government and we hand them over to the local government, that is known as डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? सब जगह पे अगर हम केंद्रीय सरकार को सारी पावर्स दे देते तो उसे बोला जाता सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। जब केंद्रीय सरकार से कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट और सेंटर की कुछ लोकल को दे दी, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। क्या जरूरत थी इसकी? Because we have much more population, our independent states population as equal to some independent countries population. ठीक है, तो इसलिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी था। ये भी पता चल गया। स्टेट्स के अंदर की जो पॉपुलेशन थी, that were ethnically very diverse. That means they had different cultures, different languages, different festivals, different religion. तो उनको गवर्न करने के लिए भी एक लोकल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। तो हमने पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट को दे दी और इसको क्या कहा? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट में पहले कितने लेवल थे? 2, सेंटर और स्टेट। लेकिन अब हमने तीसरा कौन सा जोड़ दिया? लोकल। तो ये क्या हो गए? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की क्या जरूरत थी? रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग और एनी मैटर दैट सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सॉइल, मार्कर, बोर्ड, एवरीथिंग इज अ रिसोर्स, क्योंकि ये किसी भी इंसान की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ओके, सो रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज हो सके। अब आपके गांव में हो सकता है कोई पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रिसोर्स हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट का रिसोर्स हो एक कोई पर्टिकुलर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को उसका पता नहीं है। अब लोकल गवर्नमेंट है नहीं, हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं, तो उस रिसोर्स का फायदा कौन उठाएगा? उसको बेटर यूज में कौन लाएगा? स्टेट को तो पता ही नहीं है, वो किसी कोने में डिस्ट्रिक्ट में आराम से है वो रिसोर्स एंड इट हैज नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड टिल नाउ, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, रिसर्च नहीं हुई है, तो इफेक्टिव यूज नहीं हो सका उसका। बट अगर कोई लोकल गवर्नमेंट होती उस टाइम पे, तो लोकल गवर्नमेंट के एरिया जुरिस्डिक्शन में तो वही आता, उसको पता होता अपने रिसोर्स का और वो रिसोर्स इफेक्टिवली यूज हो सकता था, उसका अच्छा यूज किया जा सकता था। दैट इज बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके गांव में बेटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर नालियां नहीं बनी हुई हैं, अगर है तो खुली हैं, कवर्ड नहीं है, तो क्या आप खट्टर सरकार को जाके बोलते कि हमारे गांव में नाली बनवा दीजिए? फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते, कब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती। बट व्हेन वी आर हैविंग द लोकल लेवल, यू आर हैविंग ग्राम पंचायत इन योर विलेज, आपके सरपंच हैं गांव के, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि हमारे गांव की ये नीड है एंड इमीडिएटली वी वांटेड
टू बी राइट होगा। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है आपके गांव में, तो सीधे आप स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी ना कॉल करते हो, लोकल गवर्नमेंट को कॉल करते हो। आपके सरपंच को बोलोगे कि आज गांव में लाइट क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, आपके लोअर लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लोअर लेवल पे ही सॉल्व हो जाए वो, इसलिए क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। बिकॉज अगर आपके हरियाणा में कोई प्रॉब्लम है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सॉल्व कर नहीं सकती है, ठीक है। आप यहाँ बैठ के मोदी जी को बोलो हमारे गांव में नाली बनवा दो, इज इट पॉसिबल? उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कितने विलेजेस हैं, वो कितना काम देखेंगे फिर, तो वो काम फिर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एवरीथिंग विल बी मिसहैंडल्ड। बट अगर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल लेवल पे वो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। थर्ड, इंक्रीज्ड सिटीजन पार्टिसिपेशन। अब लोकल लेवल पे एक सरकार बना दी तो आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, आप फिर उनको बोलते हो कि हमें ये काम करवाना है। अगर आपको पता होता कि एक सेंट्रल लेवल ही है और आपकी सुनने वाला तो है नहीं, अब काम होगा तो होगा, तो आप भी आराम से अपने घर पे लेटे हुए होते, अरे हमारे करने से क्या होता है, वो जब करेंगे तब करेंगे। लेकिन अब आपको पता है दैट यू कैन एक्चुअली इंस्ट्रक्ट योर ग्राम पंचायत, आप उन पे जोर डालोगे वो एक्शन लेगी, एक्शन नहीं लिया आप स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, तो आपका पार्टिसिपेशन बढ़ा इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सो देयर आर बेसिकली 3 बेनिफिट्स, ये तो 3 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट टाइम, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यू हैव टू मेंशन दीज 3 पॉइंट्स, कि रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छा यूज हो सकता है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, इंक्रीज्ड सिटीजन पार्टिसिपेशन हो सकता है। आई होप यू हैव गॉट द थर्ड पॉइंट। अब आपने गलत सरकार चूज कर ली सेंट्रल लेवल पे, मान लीजिए गलती हो गई आपसे, आपको नहीं पता था उस टाइम पे कि हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए या बीजेपी को वोट देना चाहिए, मान लेते हैं गलती हो गई। मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक टू यू, ओके। तो मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई, बट आप देख रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, वो तो हम 5 साल बाद बदल देंगे उस सरकार को, लेकिन लोकल लेवल पे तो कोई ऐसा हो जो हमारी सुने, ऐसा ना हो कि सेंटर में भी काम नहीं हो रहा और हमारे गांव में भी काम नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए क्या करोगे, बेटर सरपंच इलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ी, यस। अगर लोकल लेवल होता ही नहीं, सिर्फ एक सेंट्रल लेवल होता, अब वो आपने गलत चूज कर लिया, अब बैठे रहो 5 साल के लिए, सो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल था या ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। So there are many benefits of decentralization. First, it enhances or it increases the effective use of resources, increased citizen participation and better problem solving. आपके गांव के स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं है या सफाई नहीं हो रही है, तो क्या मोदी सरकार सॉल्व कर देगी या खट्टर सरकार? कोई भी नहीं कर सकती है, बिकॉज वास्ट कंट्री है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें थर्ड लेवल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। तो अब लोकल गवर्नमेंट आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। सो यही डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जब हम कुछ पावर सेंटर और स्टेट की लेके लोकल को दे दें, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। हमने ये मेजर स्टेप कब लिया टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन? हमें कब रियलाइज हुआ कि अब हमें लोकल गवर्नमेंट को रियली पावरफुल बनाना है ताकि हमारी कंट्री बेटर गवर्न हो सके? 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे, 73rd एंड 74th, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान में हमने कुछ बदलाव किया किसी कानून को लाके, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 1992 में हमने ये मेजर स्टेप लिया। 1992 में हमने क्या क्या डिसाइड किया वो डिस्कस करते हैं। पहले भी डिसेंट्रलाइजेशन थी, लोकल लेवल था। गांव में, रूरल एरियाज में लोकल लेवल को क्या बोलोगे? विलेज पंचायत। टाउन्स एंड सिटीज में क्या बोलोगे? म्युनिसिपैलिटी।
ये पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, बट पावर्स नहीं थी इनके पास, इनके इलेक्शंस टाइम पे होते ही नहीं थे। आपको बता तो दिया कि सरपंच होना चाहिए, बट सरपंच के इलेक्शंस ही टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऐसी डिसेंट्रलाइजेशन का क्या फायदा। सो 1992 में हमने पर्टिकुलरली डिसाइड कर लिया दैट वी वांट अ बेटर, अ स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट। तो तब हम लोगों ने इनके बेटरमेंट के लिए काम किया। तो क्या क्या स्टेप लिए? पहला ये बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी है संविधान के अनुसार कि आपको इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। इट इज नेसेसरीली मैंडेटरी टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द विलेज पंचायत्स एज वेल एज म्युनिसिपैलिटीज ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार इलेक्शन हो गए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पता ही नहीं कब हो रहे हैं। You have to regularly conduct elections for village पंचायत and municipality. Clear? Second उन्होंने बोला कि proper representation मिलनी चाहिए, seats reserve हो गई। ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपके गांव के ब्राह्मण ही सरपंच बन रहे हैं, यादव सरपंच बन रहे हैं, जाट सरपंच बन रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में जिस ग्रुप की डोमिनेंसी होगी वो लोग अपनी सुपीरियर पावर दिखाने लग जाते हैं। फिर तो इसलिए सरकार ने क्या किया, संविधान में लिख दिया कि सीट्स रिजर्व होंगी एससी एसटी कम्युनिटी के लिए भी। जैसे आप कभी देखते होंगे गांव में बातें चलती होंगी कि इस बार एससी कम्युनिटी से ही कोई सरपंच बनेगा। तो ये रेगुलेशन भी हमने 1992 में ही की थी, व्हेन वी क्लियरली स्टेटेड दैट सम ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज, एंड उस टाइम पे वो लोग ही उस पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी जनरल सीट पे नहीं लड़ सकती, जब जनरल के लिए है तब भी वो लोग जीत सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से जो सीट है उस पे सिर्फ वही लोग जीत सकते हैं। ठीक है, 1/3 सीट्स रिजर्व होने लगी वुमेन के लिए। वुमेन का पार्टिसिपेशन पहले नहीं था, आप जानते हो वुमेन को बहुत सप्रेस करके रखा गया है। आजकल हमें इक्वालिटी मिल रही है, we are going towards the step that all the men and women are treated equally. अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, but we are doing better than before. तो इसके लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए वुमेन को, उनको भी प्रॉपर राइट्स मिल पाए, उनकी डिग्निटी इंक्रीज हो पाए, उसके लिए क्या स्टेप लिया था कि 1/3 जो सीट्स हैं विलेज पंचायत में या म्यूनिसिपैलिटी में वो किसकी होंगी? वुमेन की होंगी। 1/3 of the total seats in village panchayat or municipalities should be reserved for women category. ठीक है, कुछ ऐसी powers होंगी, some of the powers should be reserved for local government. State government को अपनी कुछ powers local के साथ बांटनी होंगी, कुछ revenue भी बांटना होगा। अब आपने इतना सारा काम तो डाल दिया local government पे, आप रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ भी करो, आपके लोकल सिटीजन्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करो, उनके लिए बेटर काम भी करो, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, तो वो कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये भी प्रोविजन बनाया गया कि राज्य सरकार को अपना कुछ रेवेन्यू, अपना कुछ पैसा, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने होंगे ताकि वो बेटर काम कर सके। क्लियर? ये कुछ मेजर स्टेप्स थे जो हमने लिए। आई एम रिपीटिंग ऑल द स्टेप्स, ध्यान से सुनना। इलेक्शन शुड बी हेल्ड नेसेसरीली, मैंडेटरीली ऑन रेगुलर बेसिस। सीट्स विल बी रिजर्व फॉर SC ST category. They have to win on those seats. They can also contest the seats on general category. इसके बाद थर्ड पॉइंट था कि 1/3 of the seats will be reserved for women. State government has to share some of its power and financial resources with local government. तो ये सब स्टेप लिए हमने जिससे कि हमारी विलेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी स्ट्रॉन्ग हो सके, उनके पास भी कुछ पावर आ सके, वो काम कर सके। अब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझिए। बहुत सारी ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है? सरपंच, पंच, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है? All the adult members of your village, all the persons who are registered voters, 18 साल के बाद
उम्र के ज़्यादा के लोग और जिनके पास वोट देने का अधिकार है वो होते हैं मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। आप कहोगे जितने भी 18 के होते हैं सबके पास होता है? हाँ, 18 से ज़्यादा उम्र के लोग जिनके पास वोट डालने का अधिकार है। ऑल द पर्सन्स ऑफ योर विलेज who are above the age of 18 and have the right to vote are members of ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर्स चूज करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ही नजर रखती है कि ग्राम पंचायत प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। तो इनको एटलीस्ट 2 या 3 बार साल में जरूर मीटिंग करनी होती है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को, ताकि डिसाइड हो सके कि क्या बजट है हमारी पंचायत के पास और इस साल में पंचायत क्या क्या काम करने वाली है। आप लोगों के गांव में कितनी बार ये मीटिंग्स होती हैं? साल में 2-3 बार, बहुत कम हो पा रही है। लोकल गवर्नमेंट इतनी इफेक्टिव अभी भी नहीं हुई है हमारे देश में, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कभी ना कभी तो डेवलपमेंट होगी। तो जो बहुत सारी ग्राम पंचायत जुड़ जाए, आपके गांव की ग्राम पंचायत है या फिर 2 गांव की मिलके ग्राम पंचायत है, जब बहुत सारी ग्राम पंचायत एक साथ ग्रुप्ड हो जाएं, दे आर नोन एज पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या मंडल। देयर आर मेनी ग्राम पंचायत्स, व्हेन मेनी ऑफ द ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर दे फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। क्लियर? व्हेन many of the gram panchayats are grouped together they form पंचायत समिति या ब्लॉक और मंडल। ये पंचायत समिति कुछ जुड़ के क्या बनाती है? जिला परिषद, ठीक है। बहुत सारी ग्राम पंचायत ने जुड़ के क्या बनाया? पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। ये ब्लॉक, ये पंचायत समिति मिलके क्या बनाते हैं? जिला परिषद। आपके डिस्ट्रिक्ट के एमएलए, कुछ लोकसभा के मेंबर्स भी जिला परिषद का पार्ट होते हैं। If I give you the statement that some MLAs of your district or some members of Lok Sabha are part of जिला परिषद, तो ये मत सोचना कि लोकल गवर्नमेंट है इसमें लोकसभा के मेंबर्स कहाँ से आ गए, फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट। नहीं, some members of Lok Sabha और some MLAs of your district are actually part of जिला परिषद, ठीक है। ऐसे ही टाउन्स में क्या होता है, सिटीज में क्या होता है, हमने देखा वहां विलेज पंचायत नहीं होती। अर्बन एरिया में क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी। छोटा टाउन है दैट इज नोन एज म्युनिसिपैलिटी। अब वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, लेकिन बड़ा टाउन है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बोला जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। और जो म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है वो होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है वो होता है मेयर। आपने मेयर सुना होगा, बट आपको अब तक पता नहीं था कि मेयर होते कौन है। जैसे लोकल गवर्नमेंट में विलेज में तो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बना रही है, पंचायत समिति जिला परिषद बना रही है, जिला परिषद में कुछ एमएलएज भी हैं और मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी हैं। अब आ जाते हैं अर्बन एरिया पे। छोटे टाउन होंगे वहाँ पे होती है म्युनिसिपैलिटी, बड़े टाउन्स में होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटी के जो हेड होते हैं उन्हें बोला जाता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन और म्युनिसिपल हेड। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं उन्हें बोला जाता है मेयर, ठीक है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन करके बहुत सारी पावर्स दे दी हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट को। स्टिल अभी तक हमारी लोकल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू उनके साथ अभी भी शेयर नहीं हुआ है। उन्हें भी पैसों की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए बजट चाहिए होता है। बजट है तो करप्शन है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्राम सभा कितनी बार आप ध्यान देते हो आपके गांव में क्या काम हो रहा है? सब अपने आराम से घर में आराम करते हैं। सो आपकी पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी है फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये था पूरा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आई विल गिव यू द नोट्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। इसको अच्छे से समझना और याद करना आज बैठ के। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।